एपिसोड 26 ब्लैक मिलर। अब आगे। अगली सुबह पूरे सूर्यवंशी परिवार के लोग अपने अपने कमरे में हैरानी से बैठे हुए एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जहां आज अभिराज और वृंदता जी एक दूसरे की हैरानी से देखे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठे बलराज जी गायत्री जी को देखे जा रहे थे, जिनके चेहरे पर ही आश्चर्य के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। पूर्णविराम। जबकि अपने कमरे में तैयार बैठी वैदेही जी मुस्कुराते हुए शिवराज जी को देख रही थी, जो अपने कुर्ते के स्लीव को ऊपर की तरफ करते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। क्या बात है मोहतरमा, आज इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई आप? कहीं आपको यकीन तो नहीं था कि आज ये झटका हमें लगने ही वाला है? शिवराज जी ने घंटियों की तेज गूंजती आवाज की तरफ इशारा करते हुए पूर्णविराम वैदेही जी के व्हीलचेयर को पीछे से पकड़ आगे की बढ़ा अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, जिसे सुनकर वैदेही जी इस बार थोड़ा इतराती हुई बोली, आखिर भला एक माँ को पता नहीं होगा कि उसका बच्चा क्या करने वाला है? अब ये भी कोई पूछने की बात को गई भला है, बताइए जरा। अरे ठीक है बाबा, नहीं पूछूंगा, चलिए अब चलते हैं, वरना जैसा आप चाहती है अगर वैसा हो गया न तो आज हमारी खीर पक्की है। वहाँ देर से जाने के लिए आइए, अब चलते हैं हम। शिवराज जी ने वैदेही जी की बात पर हंसते हुए कहा और फिर उन्हें लिए हुए वो सीधा वहां से लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ गए, जहां पहले से ही अभिराज और वृंदता जी मौजूद थी। पूर्णविराम। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। उद्धरण चिन्ह। आरती की सजी हुई थाल को अपने माथे से लगाते हुए आर्या ने सामने बनी बड़ी सी महादेव और माता पार्वती के मंदिर के सामने अपना सर झुकाते हुए आरती को खत्म कर उन्हें प्रणाम करते हुए जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने पूरे सूर्यवंशी परिवार को खड़ा देख उसके होंठों पर पूरे दिल से मुस्कान खिल उठी, जो आज न जाने कितने दिनों बाद आई थी। पूर्णविराम। हर हर महादेव दादा दादी सा, हर हर महादेव माँ सा, बाबा सा, काका काकी सा। आर्या ने एक एक करके सभी के पास जा उनके पैरों को छूते हुए उन्हें आरती देते हुए कहा, जिसे सुन एक पल के लिए तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ ये वही आर्या है जिसे उन्होंने ना जाने कितने समय से मिस किया था। खैर, सब ने उसे ढेरों और दिल से आशीर्वाद दिया। हर हर महादेव। हमारी बच्ची महादेव करे आपकी आगे आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी हो और आप हंसती मुस्कुराती रहे, किसी की नजर न लगे हमारी गुड़िया को। गायत्री जी ने प्यार से आर्या के माथे को चूम कर कहा, जिसे सुन आर्या के साथ साथ घर के सभी लोग मुस्कुरा उठे। चलिए अब हम बातें बाद में करेंगे, पहले आपको गर्मा गर्म नाश्ता सर्व करते हैं। आज बहुत दिनों बाद हमने कुछ बनाया है आप सबके लिए, बताएगा जरूर कैसा बना है। कहीं किसी चीज़ की कमी भी अगर रह गई होगी ना तो वो भी बताएगा आप, ताकि अगली बार से हम वो सुधार सके और फिर पहले की तरह आपको नई नई डिशेज बनाकर लिखाए और खूब सारी तारीफें बटोरे, ताकि हमारे दिल को सिर्फ हमारी तारीफ सुनकर खुशी मिले। उद्धरण चिन्ह। आर्या ने गायत्री जी की बात पर मुस्करा कर उन सबको वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने का इशारा करते हुए खुद आरती की थाल पास खड़ी सर्वेंट को पकड़ा सीधा किचन की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बोली, जिसे सुनकर बलवंत जी की आंखें एकदम से खुशी से भर उठी। आज उन्हें उनकी पुरानी वाली आर्या की एक झलक दिखाई थी। पूर्णविराम, जिसे अपने बचपने के कारण हमेशा से सिर्फ अपनी ही तारीफ सुनना पसंद था। अगर किसी ने गलती से भी उसके समाने किसी और की तारीफ कर दी तो समझो भैया वो बंदा तो गया। अब आर्या जब तक उस इंसान को अपनी अजीब हरकतों से परेशान कर उसे रोने पर मजबूर नहीं कर देती, तब तक उसे चैन ही नहीं मिलता था। धीरे धीरे करके सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठा गए, जहां पहले से ही अपने बिखरे बाल, आड़ी तिरछी लगी हुई टाई, शर्ट के उल्टे सीधे लगे हुए बटन और आंखों में चमक लिए बैठा वियान बस एकटक किचन के दरवाजे को ही ललचाई नजरों से घूर रहा था, जिसे देख बलवंत जी का चेहरा एकदम से चिढ़ के भाव से भर गया, जबकि वैदेही जी की आंखों में नाराजगी उतर आई। उन्होंने उसके बिखरे हुए हालत को देख चिढ़ भरे लहजे में कहा, वियान, ये क्या तरीका है कपड़े पहनने का? हाँ बताए, आप क्या अब कपड़े कैसे पहने जाते हैं ये भी भूल गए हैं? कहे तो हम ही बताए आपको, ताकि आइंदा से आप ऐसे बचकानी हरकतें ना करें। उम्र देखी है आपने अपनी, पूरे 23 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हरकतें वही 5 साल की है। सुधार जाए वरना। उद्धरण चिन्ह। पूर्णविराम। बड़ी माँ सा शांत हो जाए आप। और ये वियान ने वैदेही जी को जब अपने ऊपर और भड़कते हुए देखा तो उन्हें शांत रहने का इशारा करते हुए पहले खुद की तरफ और फिर किचन की तरफ इशारा करते हुए परेशान हो आगे कहा, ये जो मेरी हालत हुई है ये उस नालायक की करतूत है। जब से आया है मेरे नाक में दम कर रखा है, ना जाने माँ सा ने क्या खाकर पैदा किया था उसे।
उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। वियान की ये बात पहले तो किसी को समझ में ही नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने उसके इशारा किए गए डायरेक्शन में देखा तो सामने एक 19 साल के बहुत ही ज्यादा क्यूट से लड़के को देख उन सब की आंखें चमक उठी, जैसे उन्हें सामने वाले इंसान का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार हो। मोक्ष, बच्चे आप कब वापस आए हॉस्टल से? और आपने हमें बताया भी नहीं कि आप वापस घर आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। गायत्री जी ने अपने सामने आकर अभी अभी खड़े हुए उस 19 साल के लड़के के माथे को प्यार से चूम उसके चेहरे को निहारते हुए कहा, जिसे सुन उस लड़के यानी कि मोक्ष सूर्यवंशी के होंठों पर मासूमियत भरी मुस्कान उभर आए। उसने गायत्री जी के पैरों को छूते हुए उनके हाथों को अपने गालों पर रख मुस्कुराते हुए बेहद मासूमियत से बोला, वो इसलिए दादी सा क्योंकि कल रात मेरे सपने में एक एंजल आई थी जिन्होंने मुझे ये बताया कि मेरी दादी और दादा सा मुझे कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए अगले ही दिन मैं अपना बैग उठाए चला आया। और वैसे भी मेरे 12th के एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, अब वहां रहकर करता भी क्या मैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ये आपने बिल्कुल ठीक किया जो वापस हमारे यानी अपने घर आ गए। आपको पता है आपकी बड़ी मासा ने आपको बहुत मिस किया, और साथ उन्हें ये भी पता है कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है और आप यहाँ किसके कहने पर आए हैं। वैदेही जी ने मोक्ष को अपने पास आने का इशारा कर उसके बालों को सहलाते हुए उन्होंने किचन से बाहर आती आर्या को देख ताने भरे लहजे में कहा, जिसे सुन जहाँ सभी घर वाले मुस्कुरा उठे वहीं मोक्ष का मुंह बन उठा। क्या मासा आज ही तो वो आया है और आप है कि फिर से शुरू हो गई। चलिए अब उसे भी छोड़िए और अपनी बातों को भी, क्योंकि हमरा बनाया हुआ खाना तो अब ठंडा हो रहा है। अब क्या आप सब सुबह सुबह ठंडा नाश्ता करना चाहते हैं? चलिए आइए। पूर्ण विराम। आर्या ने मैथ्स की हेल्प से खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए वहां मौजूद लोगों की तरफ देख अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, जिसे सुन सभी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपनी अपनी चेयर खींचकर बैठ गए। कैसा बना है? आर्या ने जब सबको एक एक बाइट खाते हुए देखा तो अपनी आंखों में चमक भरते हुए बड़ी ही क्यूरियोसिटी से पूछा, जिसे सुन बलवंत जी ने उसकी तरफ बेहद गंभीर भाव के साथ देखा और फिर उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया, जिसे देखकर अचानक से आर्या का मन बैठ गया। उसे लगा कि जरूर दादासा को उसके हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया है, क्योंकि काफी महीनों बाद ही उसने कुछ बनाया था। ऐसे में उसके मन में चीजें सही से ना बन पाने वाली बैठ जाना तो लाजमी ही था। उसने अपनी बेचैन नजरों से सबकी तरफ देखा। सब किसी अपने अपने नाश्ते में मशरूफ, जैसे उन्हें सिवाय खाने के किसी और चीज और किसी और इंसान से कोई मतलब ही नहीं था। हालांकि व्यान की हालत देख मोक्ष खाते हुए हंसे जा रहा था, क्योंकि उसका तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट जो हो रहा है खाते हुए लाइव एक कार्टून को देखने के लिए। ये तुम्हारी अमानत है जिसे प्रताप ने सही वक्त और तुम में सही समझदारी देखते हुए देखने के बाद तुम्हें देने को कहा था। लो मेरी बच्ची, अपना हक लो और सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ अपने सपनों की ओर अपने पूरे पंख फैला कर उड़ो। अब बलवंत जी ने आर्या के घबराए हुए चेहरे को देख मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़ा और फिर उस पर एक पेपर के साथ ही बड़ी बड़ी चाबियों का कच्छा भी थमा दिया, जिसे देखते ही अचानक से आर्या की आंखें नम हो गई और उसके आंखों के ठीक सामने उसकी मुस्कुराती हुई माँ का चेहरा आ गया। कितने प्यार और नाजों से उन्होंने इन चाबियों पर रंग बिरंगी मोतियां लगाई थी, उन्हें सजाया था। किस लिए? सिर्फ उसके सपनों को एक दिन पूरा होता हुआ देख उसे अपनी तरफ से ये तोहफे में देना। ये सब याद आते ही आर्या को एक बार फिर अपने दिल में कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने उसके बाबा का चेहरा आया, जिस पर एक मुस्कान उभरी हुई थी। ये देखते ही आर्या को एक बार फिर से अपने दिल की गहराइयों में ये एहसास हुआ जैसे उसके गलत होने के बाद भी एक नई एनर्जी से महसूस हुआ। उसने वो चाबी और पेपर दोनों ही ले लिया और फिर वहां से वो भी अपने चेयर पर बैठ गई। आज उसे बहुत से कामों की शुरुआत करनी थी। सब कुछ उसे अब खुद से शुरू करना होगा और उसमें कामयाबी भी उसे पाना ही होगा। उसने अपना नाश्ता किया और फिर सबको बाय बोलकर वहां से अपने मंजिल की ओर निकल पड़ी। दूसरी तरफ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। हाँ, क्या तुम्हें अंदाजा भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? अगर किसी को भी गलती से इस बात का एहसास हुआ न कि तुम्हारा रिश्ता हम डॉग भाइयों के साथ है, न कि उस त्रिजल सूर्यवंशी के, तो हमारा बिजनेस, नाम और इज्जत जाएगी ही, साथ ही में हमारा मकसद भी अधूरा रह जाएगा। वो मकसद जिसके लिए ना जाने कितने पाप किए हैं हमने। मुझे नहीं पता, जाओ और जाकर उस ब्लैकमेलर को उसे जितना भी पैसा मांगता है उसे उसके मुंह पर मार कर वो वीडियो क्लिप वापस लेकर आओ, वरना फिर तुम समझी रहना तुम्हारा क्या हश्र होगा। और ये मैं नहीं बल्कि वो त्रिजल सूर्यवंशी करेगा जिसे औरतों पर भी रहम नहीं आती, समझी। पूर्ण विराम। अपने कमरे में खड़े विक्रम रायचंद ने
सामने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ी काया सिन्हा से कहा, जिसके खुद के चेहरे पर सिवाय गुस्से के कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए जिन पर त्रिजल के साइन लेने हैं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, आज ही जाकर उससे साइन ले लेती हूँ, वरना आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। काया ने कुछ सोचते हुए कहा, जिसे सुन अचानक से विक्रम के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के भाव से भरे हुए चेहरे पर अचानक से एक बेहद शातिराना मुस्कुराहट उभर आए और फिर उसने काया को उसके कपड़ों से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए एक ही झटके के साथ उसके कपड़ों को फाड़कर उसे सीधा बेड पर धक्का दे दिया और फिर उसके ऊपर आते हुए बोला, मानना पड़ेगा तुम्हें बेबी, तुम एकदम अपने बाप की तरह ही चालाक हो और यही कारण है कि तुम्हारी इस खूबसूरती के साथ साथ शातिराना दिमाग का भी कायल हूँ मैं। आम ही मेरा भाई भी है। चलो इसी बात पर थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया जाए स्वीट हॉट, लेट्स एंजॉय। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी हदें पार करने लगे। एपिसोड 27 ब्रेकिंग न्यूज़, आर्या कपूर इज बैक। अब आगे ब्रेकिंग न्यूज़। सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि मशहूर बिजनेस टाइकून और वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट यंग बैचलर मिस्टर त्रिजल सूर्यवंशी की गर्लफ्रेंड मशहूर अभिनेत्री मलिष्का सिन्हा किसी गैर आदमी की बाहों में अपनी रातें गुजारते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है, सुबह से वायरल हो रही ये तस्वीरें पूर्ण विराम इस बात का सबूत है कि मलिष्का सिन्हा का अफेयर किसी और गैर मर्द के साथ भी चल रहा है। वो मिस्टर सूर्यवंशी तो धोखा दे रही है, ये तस्वीरें साफ साफ बयान कर रही थी। क्या मिस्टर सूर्यवंशी को ऐसी लड़की के साथ अपना रिश्ता अभी भी कायम रखना है? क्या वो मिस मलिष्का जैसी गोल्ड डिगर और इस तरह ही ओछी हरकत करने वाली लड़की को अपने साथ धोखा देने की सजा देंगे, जैसी वो हर उस गद्दार के साथ करते हैं? आखिर कौन है वो इंसान जिसकी बाहों में मलिष्का सिन्हा यूं बेहया होकर पाई गई है? इस खबर से जुड़ी और जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे यानी न्यूज एंकर के साथ। लौटते हैं जल्द ही, बस कुछ मिनट के ब्रेक के बाद। इसी के साथ उस बड़े और आलीशान से केबिन में किसी लड़की की जोरदार हंसी गूंज उठी, जो जितनी सुनने में प्यारी लग रही थी उतनी ही ज्यादा रियल भी, मतलब साफ था। उसे ये खबर सुनकर कुछ ज्यादा ही खुशी मिली थी। हाँ, क्या बात है, अब आया न मजा। मिस मलिष्का सिन्हा, तुम्हें यूं भरी बाजार में एक गोल्ड डिगर के नाम का तोहफा देकर हाय कितना सुकून मिल रहा है मुझे, मेरे तड़पते हुए दिल को। आखिर तुम्हें भी तो पता चले ये रुसवाई का असल मतलब क्या होता है। हा, आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ अब ब्रेकिंग ही रहेगी। मजा आएगा, अब बेहद मजा आएगा जब इस जंग के मैदान में ये आर्या सूर्यवंशी उतरेगी। बहुत फायदा उठाया है मेरी मासूमियत का, अब उन सब का हिसाब न वसूल लिया तो कहना। अभी तो बस ये शुरुआत है, बस देखती जाओ आगे होता है क्या। जिन पैसों, प्रॉपर्टी, अमीरी, मिसेज सूर्यवंशी के नाम का टैग, ऐसो आराम की जिंदगी के सपने देखे थे तुमने, उन सब को अब तुम्हारी आंखों से समाने से यूं न छीन लिया तो कहना। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी, आर्या कपूर इज बैक नाउ। पूर्ण विराम। उस बड़े से केबिन के बीचों बीच रखी बड़ी सी सीईओ की चेयर पर बैठी आर्या ने समाने टीवी पर चल रही न्यूज और उसमें दिखाई देने वाले मलिष्का के न्यूड फोटोज को बड़ी ही शातिर तरीके से देखते हुए नफरत से भर कहा। उसके चेहरे पर छाई चमक इस बात को साफ तौर पर दर्शा रही थी कि ये सब कुछ उसका ही किया धरा था, जिसे अब पूरी दुनिया देख तमाशा बना रही थी। पूर्ण विराम। क्या बात है बहना, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुमने तो बस गेम खेलना तो छोड़ दिया था। तुम्हारे गेम खेलना का तरीका और उसे जीतने का हुनर तो आज भी बरकरार है। तलवार की तेज धार और आर्या कपूर का शरारती दिमाग, इन दोनों ही चीजों का कोई जवाब नहीं है मेरी बहना। अपनी रोलिंग चेयर पर बैठी मुस्कुराती हुई आर्या के ठीक सामने खड़ी चेयर पर बैठे एक बेहद हैंडसम और चार्मिंग से इंसान ने तिरछा मुस्कुराकर उसकी तारीफ भरे लहजे में कहा, जिसे सुन आर्या ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर पहले उस लड़के को घूर कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप ही अक्षत भाई, ये सब आपके कारण भी मुमकिन हुआ है, वरना कहा अकेले ये खबर देखने में हमें मजा आता जितना किसी के साथ में बैठ। इतना कहते ही उसने सामने टेबल पर रखी कुरकुरे से भरी बाउल से एक साथ 4 पीस कुरकुरे के निकाल अपने होंठों से लगा चटकारे लेकर खाते हुए आगे कहा, जिसे सुन अक्षत के चेहरे पर भी एक मजाकिया हंसी उभर आई। कोष्टक, इसे मिर्च मसाले के साथ न एंजॉय किया जाए, है ना? पर जो भी हो, हम आज भी गलत नहीं है। इस आर्या कपूर को जब भी उसके बड़े भाई की जरूरत पड़ी है, आप हमेशा उसके साथ खड़े नजर आए हैं। हम सच में बेहद खुश नसीब है जो आप जैसा भाई और इतना प्यार परिवार मिला है हमें। अपनी जगह से खड़ी हो अक्षत के पास जा उसके हाथों को पकड़ अपने सर पर रखते हुए आर्या ने थोड़ा भावुक होकर कहा, जिसे सुन अक्षत के चेहरे पर अचानक से गंभीर भाव उभर आए।
उसने आर्या के चेहरे को अपने हाथों में भरा और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल उसी दृढ़ता और गंभीर भाव से कहा, अब बस। हम अब वक्त ना इमोशनल होने का है और न ही रोने का। अब अपने साथ हुए जाति का हिसाब चुकाने का वक्त है। मैंने तुम्हें बचपन से अपनी सगी बहन से भी बढ़कर माना है। जहाँ जहाँ मुझे लगा तुम गलत हो मैंने तुम्हें वहाँ वहाँ सही और उस गलत में फ़र्क समझाया। लेकिन इस बात पर भी ध्यान जरूर देना कि मैंने कभी तुम्हें त्रिजल के मामले में कोई सीख नहीं दी। हमेशा जो चीज़ें बेहद आसान और सीधी सी लगती है, असल में उसके पीछे खड़ी कड़ियाँ जुड़ी होती है, जिनका सही वक्त पर ही सामने आना जरूरी होता है। उसने अब तक तुम्हारे साथ क्या क्या किया, उसकी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, उन सबको एक बार अपने शांत दिमाग से सोचना और फिर बदले में ठीक वही सलूक उन्हें सूद समेत वापस करना। पर उससे पहले पुरानी सारी बातें याद जरूर करना। चलो चलता हूँ, क्योंकि दूर बैठा एक शैतान मेरा बड़ी ही बेशर्मी से इंतजार कर रहा है। अपना ख्याल रखना बच्चे, एंड येस मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जस्ट टू माई प्रिंसेस इन थे जॉय ऑफ गेटिंग हर क्राउन एंड किंगडम बैक। इसके लिए जल्दी ही पार्टी लूंगा, वो भी मैं नहीं, तुम्हारे बड़ी माँ और डेड, वो भी अग्निहोत्री पैलेस में। पूर्ण विराम। आर्या जो अक्षत की कही गई बातों की गहराई समझने की कोशिश कर रही थी, जब उसने उसके मुंह से शैतान का नाम सुना तो अचानक से ही उसके आंखों के सामने त्रिजल का पहली बार उसके करीब आना और उसके साथ जबरदस्ती करने वाला मंजर सामने आ गया, जिसे याद करते ही आर्या के हाथों की मुट्ठी कस गई। लेकिन उसके मूड को लाइटली करने के इरादे से अगले ही पल अक्षत ने बात को पूरी तरह पलट दिया और फिर वहां से आर्या के माथे को प्यार से सहलाते हुए बाहर निकल गया। आज सजना है मुझे सजना के लिए, आज सजना है मुझे सजना के लिए, आह मम्मी बचाओ। अपने बालों को लहराते हुए खुद में मगन प्रिशा लगातार एक ही लाइन बार बार गाते नाचते हुए बिना सामने देखे चली जा रही थी, जिसका नतीजा अंत में ये हुआ कि सामने से एक लंबे चौड़े और सख्त पर्सनैलिटी के आदमी से जा टकराए, जिससे गिरने के डर और चोट लगने की घबराहट से उसकी एक तेज चीख की आवाज निकला पड़ी। लेकिन कुछ पल बाद ही जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी नाजुक सी कमर किसी मजबूत चीज की पकड़ में कसकर भींची हुई थी, उसने जल्दी से हैरान परेशान हो अपनी आंखें खोल दी, जो सीधा सामने उसे उसकी कमर से पकड़े खड़े अक्षत के बेहद हैंडसम और चार्मिंग से चेहरे पर जाकर जम सी गई। खाए, मैं क्या सपना देख रही हूँ? ये तो वही है मेरी रातें की नींद चुराने वाला, मुझे सपनों की दुनिया में पहुंचाने वाला, मेरा विलेन। पूर्ण विराम। प्रिशा के हिलते होंठों और उनसे निकलते हुए बोल को सुन अक्षत की आंखें एकदम से छोटी छोटी हो गई और उसके चेहरे के भाव एकदम गंभीर। अगले ही पल उसने प्रिशा को खड़ा किया और उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ गया। हालांकि उसके दिमाग में अभी भी ये बात चल रही थी कि आखिर प्रिशा राठौर का कपूर कॉर्पोरेशन में क्या काम। इन सब से दूर प्रिशा तो अपनी जगह खड़ी बस एकटक अपने सामने से जाते हुए उसे बेहद हसीन हकीकत को ख्वाब समझकर बड़ी ही बेशर्मी से ताड़े जा रही थी, क्योंकि उसके ख्वाबों पर अब अक्षत का बसेरा कायम होता जा रहा था। जबकि इस बात से अनजान दूसरी तरफ अक्षत अभी भी बिना भाव के चारों तरफ घूमता नजर आ रहा था। उसमें मन में कुछ है भी या नहीं इसके कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। पूर्ण विराम। एपिसोड 29 वापसी सर्वश्वा और आयरा की सीक्रेट शादी। डियर रीडर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब के सब भाग गए होंगे ये बंद बड़ी हवेली को देखकर। कोल्ड स्वेट स्माइल हमारा मतलब बंद पड़ी कहानी से था। खैर आप सब तो जानते ही होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए इसके पहले वाला पार्ट हमेशा से मौजूद रहा है। आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के दिल से शुक्रिया जो आपने हमारी इस कहानी की इतना प्यार दिया। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि ये कहानी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो चुकी है, जिसके कारण अब मेरा मैन उखाड़ सा गया था। पर अब सोचा है कि अगर ये रिपोर्ट होती भी है तो होने दो, तब तक हम कुछ तो लिखकर आपको खुश कर पाएंगे, है ना। इसलिए सोचा क्यों न इसे शुरू किया जाए। आज इस कहानी का एक ट्रायल पार्ट पोस्ट कर रहे हैं। अगर कुछ रीडर्स मिले तो पक्का इसे 5 मई से आगे कंटिन्यू करूंगी, वरना फिर ये तो बंद हो ही जाएगी। ऐसे ही 0 रिस्पॉन्स और वक्त के कारण। खैर आइए देखते हैं आपको कितना याद है और आप आगे कितना समझ सकते हैं। नोट, डियर रीडर्स, ये कहानी ही थोड़ा रोमांस और सस्पेंस से भरी हुई है, इसलिए अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़े। हालांकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। स्पेशल ऑफ सर्वस्वदिल इरा। कोष्टक। अब आगे। शाम का समय था जब एक लंबे चौड़े प्रैक्टिस के बाद सर्वस्व अपने प्राइवेट विला आया। इतने लंबे प्रैक्टिस सेशन के बाद भी उसके चेहरे पर थकान के भाव नजर ही नहीं आ रहे थे। शायद सभी वो और उसका भाई त्रिजल सूर्यवंशी बचपन में पैदा ही भावहीन चेहरे के साथ ही हुए होंगे, तभी तो किसी भी तरह के भाव को अपने चेहरे पर आने ही नहीं देते।
एक तरफ जहां उसका मजाकिया और मस्ती वाला रूप सिर्फ परिवार वालों के सामने ही था, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया के सामने वो किसी सख्त मिजाज वाला, शांत और खड़ूस इंसान। घर के अंदर आते ही उसने बिना एक पल का भी वक्त गवाए अपने कदमों को सीधा ऊपर की तरफ बढ़ा दिए, जहां आज उसके अलावा भी उसके पास कोई था, कोई अनजाना और नया सा शख्स। कुछ पलों बाद ही सर्वस्व उस कमरे के बाहर आकर रुका जहां दोपहर को ही उसने इरा को बैठाया था। अगले ही पल जैसे ही उसने कमरे के दरवाजे को खोल उसके अंदर अपने कदम रखे, वैसे ही अंदर का सीन देख उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। जहां बेड पर नन्ही सी मासूम सी इरा खुद में ही सिकुड़कर पूरी दुनिया से बेखबर सोई हुई थी, और अब भी उसने सुबह वाले कपड़े ही पहन रखे थे। इस लड़की में अब तक आपने कपड़े भी नहीं बदले। इसी के साथ उसने निराशा से भर अपने सर हो हिला दिया और फिर कमरे के दरवाजे को बंद कर इरा के करीब बढ़ने लगा। अभी कुछ कदम ही उसने आगे बढ़ाए थे कि थी बैग के पास जाते जाते ही उसके कदम एकदम से अपनी जगह पर ही रुक से गए थे, और उसकी उन शांत सी निगाहों में अचानक से अजीब से भाव उभरने लगे थे। सामने बेड पर बेसुध सी पीठ के बल सोई हुई इरा इतने बेकार ढंग से सो रही थी कि उसके पैर जहां बेड के दोनों कोनों की तरफ फैले हुए थे, वहीं उसके दोनों हाथ अगल बगल मौजूद पिलो पर रखे हुए थे। इन्हीं सब के बीच उसके कपड़े एकदम से इस कदर बिखर कर इधर उधर हो चुके थे कि उसकी ढीली ढाली सी टॉप उसके गले से काफी हद तक नीचे की तरफ खिसक चुकी थी, जिससे अब उसका सीना काफी हद तक दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि उसके कमर से लेकर पेट तक के हिस्से भी खुले हुए थे। उसकी वो नाजुक सी बेहद गोरा जिस्म इस वक्त जगल जगल लगे जख्मों के निशान के बावजूद भी बेहद खूबसूरत और हसीन लगे, जिन पर आज तक जिस इंसान को दुनिया की बड़ी सी बड़ी खूबसूरत बेआबरू हो चुकी लड़कियां तक खुद को एक नज़र देखने पर भी मजबूर नहीं कर पाई थी, आज वो शख्स बड़ी ही बेशर्मी से उस मासूम सी लड़की के नाजुक से बदन को कातिल निगाहों से देखे जा रहा था। अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो अब चुपचाप उठकर बैठ जाओ। पूर्ण विराम, वरना फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सर्वस्व की भारी मगर धीमी आवाज जैसे ही सोई हुई इरा के कानों में गई, उसकी आंखें एकदम से भींच गई और उसने अपने जीभ को अपने दांतों तले दबा लिया, क्योंकि वो सोई नहीं है बल्कि जाग रही है। उसकी इस चोरी को सर्वस्व ने पकड़ लिया था। हालांकि वो बस अभी कुछ 10 मिनट पहले ही उठी थी जब सर्वस्व विला के बाहर आया था, लेकिन इरा इस वक्त उससे नाराज थी, इसलिए जैसे ही उसे किसी के कदमों की आहट हुई उसने जल्दी से सोने का नाटक करना चालू कर दिया। पर अफसोस वो पकड़ी गई थी। पकड़े जाने पर कोई और रास्ता न बचा उस मासूम के लिए, इसलिए वो धीरे से उठकर बेड पर बैठ गई, जिसे देख सर्वस्व ने अपना सर हिला दिया और फिर खुद उसके बेहद करीब जा बैग के सिरहाने बैठते हुए बैककोट नन्ही सी इरा को अपनी गोद में उठाकर बैठा लिया, जिससे इरा भी सुकून और महफूजियत के भाव से भर उससे एकदम से चिपक गई। आप कहाँ चले गए थे अंकल, इरा बेबी को यूं अकेला छोड़कर? पूर्ण विराम, आपको पता है इरा बेबी को अकेले डर लगता है। आपको इरा बेबी को अकेले नहीं छोड़कर जाना चाहिए था। जाए, अब इरा आपसे बात ही नहीं करेगी कट्टी, उसने सर्वस्व के सीने में घुसते हुए शिकायत भरे लहजे में बेहद मासूमियत से कहा, जिसे देख सर्वस्व के होठों पर मुस्कान उभर आई। उसने भी छोटी सी इरा को कसकर अपनी बाहों में भरा और फिर उसके माथे को चूमते हुए नॉर्मल हो कहा, हम ठीक है, पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें कहा था ना कबर्ड में कपड़े रखे हैं, जाकर बदल लो, तो फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? उसकी आवाज में अब कभी गहराई आ गई, जिससे उसके बदले हुए मिजाज का साफ पता लगाया जा सकता था। लेकिन उसके इस आवाज को सुन बेचारी इरा हल्का सा घबरा उठी, लेकिन फिर उसने धीरे से हिम्मत करते हुए कहा, वो ताई माँ नहीं है न यहाँ, इसलिए मेरे कपड़े नहीं बदले। उसकी इस बात पर सर्वस्व ने अपनी कातिल निगाहों को उसके खुले हुए टॉप से हल्के हल्के दिखते हुए सीने पर हटाए और फिर आंखें छोटी छोटी कर पूछा, उनके यहाँ न होने से तुम्हारे कपड़ों का क्या मतलब? सर्वस्व ने अब इरा के चेहरे को ऊपर उठा, उसके नन्हे नन्हे होंठों पर अपने होंठों को रख बोलते हुए पूछा, जिससे अब उसके होंठ इरा के होंठों को छूने लगे। अरे बुद्धू, वही तो इरा बेबी को नहलाती थी और कपड़े भी वही पहनाती है। इरा ने जिस मासूमियत से अपनी बातें कही थी, उतनी ही हैरानी से सर्वस्व की आंखें छोटी छोटी हो गई और अगले ही पल उसने एक लंबी सांस भर ली। मतलब ये लड़की नहाने और कपड़े तक बदलने पर अपनी ताई माँ पर डिपेंड थी। लगता है सर्वस्व वाकई में एक 18 साल की भरी पूरी शरीर वाली बच्ची की देखभाल करनी ही पड़ेगी, और शायद उसे इसमें कुछ भी गलत या अजीब भी नहीं लग रहा था। अगले ही पल उसने इरा को बेड बैठाया और फिर अपने ओवरसाइज कोट के बटन को खोलते हुए उसे निकाल सोफे पर रख, अपने शू और शर्ट के साथ बाकी के कपड़े भी निकाल सोफे पर रख दिए, सिवाय एक पेंट के।
जबकि उसकी इन सभी हरकतों को मासूम और नासमझ सी इरा अपनी टुकुर टुकुर निगाहों से देखती रही। अचानक से कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, जिसे सुन सर्वस्व ने अपने शर्ट को अपने हाथों में पकड़ सोफे पर फेंकते हुए अपने कदमों को दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया, जिसे खोलने पर उसे सामने मैक्स खड़ा मिला, जिसके हाथों में इस वक्त एक फाइल मौजूद थी। सर्वस्व ने उस फाइल को लिया और फिर कमरे के दरवाजे को एक बार फिर से बंद कर दिए। कहीं ये इंसान उन बच्ची का फायदा तो उठाने नहीं वाले? हो भी सकता है। सर्वस्व के चौड़े सीने और सिक्स पैक एब्स वाले गठीले बदन को यूं खुला देख मैक्स के ख्यालों में ये एक सवाल आए, जिसका जवाब खुद ही देते हुए ही वो तुरंत वहां से सीधा उस विला में मौजूद किचन में गया, जहां एक 25 साल की प्यारी सी लड़की सूट सलवार पहने हुए खाना बना रही थी। बिना कुछ इधर उधर देखे मैक्स फुल स्पीड में उसके करीब आया और अगले ही पल उसे अपने कंधे पर डाल सीधा नीचे मौजूद एक कमरे में चला गया, जिसके कुछ 5-10 मिनट बाद ही उस कमरे से आहे और सिसकियों की आवाजें गूंज उठी। टीयर्स ऑफ जॉय। ये थी मैक्स उर्फ मृदुल रावत की पत्नी सिया रावत, जो एक साथ इसी विला में रहते हैं। सिया यहाँ खाना बनाया करती थी, जबकि 2-3 सर्वेंट्स और थे जो साफ सफाई के लिए रखे गए थे। सर्वस्व ज्यादातर यहाँ ही रहा करता था, क्योंकि वो ये बात बखूबी जानता था कि मृदुल उसके प्रति आप ड्यूटी के कारण सिया को टाइम नहीं दे पाता है। खैर, दूसरी तरफ इरा के कमरे में उसकी मासूमियत का फायदा उठा सर्वस्व ने कुछ ऐसा काम कर दिया था जिससे न सिर्फ सिंघानिया परिवार बल्कि सूर्यवंशी परिवार भी आगे चलकर उसे छोड़ने वाला नहीं था। बेड पर बैठी इरा इस वक्त अपने हाथ में पकड़े उन सफेद पेपर्स के कोने में अपना नाम लिख रही थी, जहां सर्वस्व एक एक पेज पलटते हुए उसके नाम लिखवाए जा रहा था। लो देखा इनकलाब ने, इरा बेबी को अपना नाम बहुत अच्छे से लिखने आता है, देखो कितने अच्छे से लिखा है ना हमने। पूर्ण विराम, ये स्वीट हार्ट, बहुत अच्छे लिखा है तुमने। इरा ने इस फाइल के आखिरी पेज पर अपना नाम लिखने के बाद खुशी से उछलकर सर्वस्व से कहा, जिसे सुन सर्वस्व के होठों पर डेविल स्माइल उभर आई और अगले ही पल उसने इन पेपर पर लिखे हुए इरा के खूबसूरत के नाम के बगल में देखा, जहां इस वक्त सर्वस्व सूर्यवंशी लिखा हुआ था और इसी के साथ उस पेज के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में मैरिज सर्टिफिकेट लिखा हुआ चमक रहा था, जिसका साफ मतलब था कि अब उसके सामने मौजूद ये पिद्दी सी लड़की इरा सिंघानिया न होकर इरा सर्वस्व सूर्यवंशी बन चुकी थी, जिस पर अब सिर्फ और सिर्फ सर्वस्व का हक था और उस पर सिर्फ और सिर्फ उस मासूम का। उसने उन पेपर्स को ड्रॉवर में रखा और फिर इरा को अपनी गोद में वापस से बैठा, बिना एक भी पल गवाए उसके नाजुक और छोटे छोटे होंठों को अपने होंठों में भर पूर्ण विराम पूरे जुनून और दीवानगी के साथ चूमने लगा, जैसे वो उन्हें चूम ना रहा हो बल्कि खा रहा हो। उसकी इतनी इंटेंस और अग्रेसिव किस भला मासूम सी नासमझ इरा कैसे संभाल पाती। मुश्किल से कुछ ही मिनट हुए होंगे कि उसकी घुटती हुई सांसों के कारण मजबूरन सर्वस्व को उसके उन नन्हे नन्हे होंठों को आजाद करना ही पड़ा। उसने धीरे से इरा की कमर को पकड़ा और फिर उसे कसकर मसलते हुए बोला, ब्रिथ बेबी गर्ल ब्रिथ, लगता है तुम्हारे इन होठों की जगह किसी और चीज से काम चलाना पड़ेगा मुझे। उसने बड़े ही मदहोश अंदाज में इरा के मासूम से होठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए कहा, जिसे सुन इरा के समझ में कुछ नहीं आया। मतलब उसने ना समझी से सावला किया, जिसे सुन सर्वस्व ने अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा, अपने कदमों को बाथरूम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वो मैं तुम्हारे करके बताऊंगा। इसी के साथ बाथरूम का दरवाजा खुला और तुरंत बंद भी हो गया। बेचारी ना समझ मासूम और भोली भाली इरा सर्वस्व के उन शरारती और बेशर्म इरादों से अनजान चुपचाप उसके साथ चल दी। थैंक यू सो मच रीडर्स। पिछले पार्ट पर अपना रिस्पांस देने के लिए इस पार्ट पर देना ना भूले। शायद ही बताया अगला पार्ट इरा और सर्वस्व का होना चाहिए या फिर त्रिजल या आर्या का। पूर्ण विराम एपिसोड 30 आई एम कमिंग बच्ची। रीडर्स कैसे हो आप सब, उम्मीद है एकदम बढ़िया होगे। खैर, कल के पार्ट पर जिन लोगों ने कमेंट्स और लाइक दिया था उन्हें दिल से शुक्रिया। हमने सोचा है कि अगर व्यूज और कमेंट्स लाइक्स के साथ हमारे 20 मई तक आपको इस कहानी के पार्ट्स देने पर भी रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो हम इसे बंद कर देंगे, लेकिन तब तक तो हम एक और बार कोशिश कर ही सकते हैं, है ना, आप सभी रीडर्स की गिनती बढ़ाने के लिए। पर उससे पहले आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ कहानी को पढ़े तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दे और इसके साथ इसे शेयर करना ना भूले। मिलते हैं कल। स्माइलिंग फेस। अब आगे। कपूर मेंशन एक बड़े से एकड़ में फैला हुआ बेहद खूबसूरत महल था, जिसकी खूबसूरती हमेशा से ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। पूर्ण विराम जहां कभी दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन अभिषेक कपूर का राज चलता था, जिन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता था,
जहां हमेशा लोगों की चहल पहल हुआ पूर्ण विराम करती थी। इस मेंशन की राजकुमारी की हंसी गूंजा करती थी। इस मेंशन के छोटे राजकुमार के तेज दिमाग की तारीफ हुआ करती थी। पूर्ण विराम आज यही मेंशन एकदम सुनसान सा पड़ा हुआ था, जहां न तो लोगों की चहल पहल थी और न ही यहाँ की करता धरता। कोई नहीं था, कुछ था तो उस बड़े से मेंशन में छाई दिल को चीर देने वाली खामोशी, जो हाल के बीचों बीच खड़ी आर्या के दिल को किसी तेज धार वाले खंजर से तोड़ती जा रही थी। पूर्ण विराम आज वो यहाँ सालों बाद आई थी, सुकून की तलाश में, अपना सब कुछ खो देने के बाद, अपनेपन के एहसास को महसूस करने के लिए। शायद कहीं तो उसे पूर्ण विराम कुछ सुकून के पल मिल जाए। उसके वो थके हुए कदम धीरे धीरे सीढ़ियों से आगे बढ़े और सीधा जाकर अपने डेडा के स्टडी रूम में रुके, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आधे से ज्यादा पल काटे थे। बड़े से लाइब्रेरी नुमा कमरे में मौजूद बड़ी ही विंडो के पास रखा टेबल और उसके ठीक पीछे लगी चेयर। पूर्ण विराम यहाँ कभी उसके डेडा अपनी फाइलें लिए व्यस्त रहा करते थे। आर्या की आंखों में आंसू की बूंदें छलकने लगी। उसने धीरे से आगे बढ़ चेयर के सिरहाने को अपने कांपते हुए हाथों से छुआ, जैसे उसे अब भी अपने डेडा की मौजूदगी का एहसास वहाँ था। बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, वो भी सिर्फ पूर्ण विराम अपने पहले प्यार के लिए। बचे थे तो सिर्फ वो और उसका छोटा सा भाई, जिन्हें संभालने के साथ साथ अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए अभिषेक जी ने दिनों रात एक कर दिया था। और इन सब के बावजूद उन्होंने न सिर्फ अपने बिजनेस को संभाला, बल्कि एक बाप होने के साथ साथ एक माँ का भी फर्ज बखूबी पूर्ण विराम निभाया। उन्होंने कभी अपने दोनों बच्चों को अपने आप से एक पल के लिए भी दूर नहीं किया। जहाँ जाते थे वहाँ अपने साथ ही ले जाते थे। पूर्ण विराम अपने आंखों से बहते हुए उन अक्सों को बार बार पोंछने के बाद भी जब वो वैसे ही बहते रहे, तो आर्या ने एक लंबे और गहरी सांस लेने के बाद पूर्ण विराम चारों तरफ अपनी भरी आंखों से देखते हुए धीरे से अपने कदमों को बेख्याली से मोड़ा, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सामने खड़ी बड़ी सी टेबल के ड्रॉवर की स्टिंग से जा भिड़ी, जिसने उसके कपड़ों के एक हिस्से को अपने में फंसा धीरे से उसे टेबल पर ही धक्का दे दिया। अभी अभी संभली हुई आर्या ने जब खुद के कपड़ों को उस हिस्से से आज़ाद कराने के लिए उस ड्रॉवर को खोला, वैसे ही एक रेड कलर की फाइल सीधा उसके पैरों के पास आ गिरी। पूर्ण विराम जिसके साथ ही खुल गए उसके कुछ ऐसे पन्ने, जिन पे नजर जाते ही आर्या की आंसू से भरी आंखें एकदम से हैरानी में बदल गई और उसने तुरंत उस फाइल को उठा उसके फर्स्ट पेज पर देखा, जहां एक लॉक के साथ ही ऊपर लिखा था, टू माई प्रिंसेस फ्रॉम द हार्ट ऑफ द बिल्ड प्रिंस। इन सबको का मतलब भले ही कोई ना समझ पाए पूर्ण विराम, पर आर्या उन्हें बखूबी जानती थी। उसने धीरे से अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और फिर उस फाइल पर बने लॉक को हल्के हाथों से छूने के बाद पूर्ण विराम कुछ पलों तक उसने सिर्फ उसे घूरते हुए देखा और फिर धीरे से अपनी हाथों की उंगलियों को आगे बढ़ा। त्रिर्या टाइप करते ही उस फाइल का लॉक अपने आप ही उससे हटकर बाहर निकल आया, जिसे देख आर्या की आंखों में फिर से आंसू की बूंदें छलक उठी। उसके डेडा भी जानते और चाहते थे कि आर्या त्रिजल की बने। पूर्ण विराम पर त्रिजल का क्या, वो तो शायद अब आर्या का था ही नहीं और ना ही कभी होगा। फिर इस पासवर्ड का कोई मतलब ही नहीं निकलता। उसने धीरे से पेज पलटा और कुछ पल रुक उसमें लिखे एक एक शब्द को पढ़ते हुए उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को आंखों में ही कैद करने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे फाइल के सभी पन्ने पलटते चली गई। कुछ आधे घंटे बाद ही जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उस फाइल के आखिरी पन्ने को अपने सीने से लगाए वो टेबल का सहारा लिए नीचे जमीन पर जा बैठी, जिसके साथ ही उसके सिसकियों और रोने की आवाजें उस पूरे कमरे में गूंज उठी। आह, काश काश हम यहाँ पहले आए होते डैड। काश आपने हमें पहले यहाँ आने का इशारा किया होता तो यूँ हमें 1 सालों से दर्द, रुसवाई और तन्हाई का शिकार न होना पड़ता। आखिर क्यों हर किसी के हिस्से से हर किसी दूसरे की गलती की सजा हमेशा से हमारी ही झोली में दर्द बनकर क्यों गिरती है? हे महादेव, क्यों 1 साल से हमें अंधेरे में रखा? काश हम पहले से समझ जाते। पूर्ण विराम काश हमें हमारे विश्वास पर विश्वास होता। काश हम अपने प्यार पर उंगली ना उठाते। काश अब ये काश हमें जीने नहीं देगा। महादेव, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है हमने किसी का? पूर्ण विराम जितने दर्द और दुख हमने इन सब सालों में सजा शायद ही कभी इसकी उम्मीद की हो हमने। पर एक एक मिनट इसमें सारी गलती हमारी ही नहीं है, वो भी गलत है। सब गलत है। हम क्यों भला किसी और के लिए रोए नहीं? अब नहीं, अब आपकी प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं रोएगी पापा। अब अगर हमने अपने परिवार के कातिलों को खून के आंसू का रुलाया पूर्ण विराम, तो हमारा नाम भी आर्या अभिषेक कपूर नहीं। जिन जिन लोगों ने हमसे हमारी खुशियां छीनी,
हमारे प्यार को छीना उन सबको अब हम हरगिज़ सुकून से जीने नहीं देंगे, लेकिन उससे पहले किसी से हमें अपना पुराना हिसाब बराबर करना होगा। अपने ऊपर उठाए जाने वाले उन कालिक को उसी चेहरे पर फेंकना होगा जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। नहीं छोड़ेंगे हम किसी को भी नहीं। बैककोट बिल्कुल दी नहीं छोड़ेंगे हम किसी को भी नहीं। हर उस शख्स को अब तिल तिल करके मरना पड़ेगा जिन्होंने हमसे हमारी खुशियां छीनी है। आर्या के ठीक पीछे अंधेरे में रखी उस कुर्सी के पीछे खड़े पूर्णविराम अभिभव ने बेहद गुस्से और कठोरता के साथ नफरत से कहा, जिसे सुन आर्या तुरंत उसके सीने से जा लगी। कहने को तो अभिभव कपूर एक शांत सा ब्रिलियंट और होनहार 21 साल का लड़का है पूर्णविराम, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी हूबहू उसके पापा मिस्टर अभिषेक कपूर की कार्बन कॉपी थी। उसके उस खूबसूरत और आकर्षक से चेहरे पर हमेशा से शांत और स्थिर भाव ही देखने को मिलते हैं पूर्णविराम, लेकिन आज उसके शांत से चेहरे के पीछे छुपी एक खतरनाक और बेहद चालक दिमाग वाले बेरहम और कठोर शख्सियत की झलक साफ साफ झलक रही थी, जिसे इस पूरी दुनिया में सिवाय पूर्णविराम उसके खुद के अस्तित्व और परछाई के अलावा कोई और नहीं जानता था। उसने धीरे से आर्या को अपने गोद में उठाया और फिर उसे लिए हुए सीधा उस बड़े से मेंशन ने बने उसके कमरे में चला गया। पूर्णविराम, जिसे कल ही मिस्टर ओल्ड सूर्यवंशी ने आर्या और अभिभव के कहने पर साफ कबाया था, आज एक बार फिर कपूर मेंशन अपने उसी चमकते हुए रूप में वापस आ गया था। पूर्णविराम, बशर्ते यहाँ आज से उन दो लोगों के अलावा कुछ गार्ड्स और सर्वेंट के और कोई नहीं था। चलिए अब आप कुछ देर आराम कर लीजिए। मैं यही हूँ। ठीक है, अब से हमें यही रहना है। पूर्णविराम, आज प्रिशा दी भी अपना सामान लेकर यही शिफ्ट हो रही है, इसलिए उनके आने से पहले आप थोड़ा आराम कर लो, वरना फिर तो वो आपको क्या मुझे भी चैन से सोने नहीं देंगी। पूर्णविराम, अभिभव ने प्यार से आर्या के सर को सहलाते हुए कहा और उसे बेड पर लेटा ब्लैंकेट ओढ़ा कमरे की लाइट ऑफ करते हुए बाहर चला गया, जबकि आर्या ने कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। पूर्णविराम, दूसरी तरफ बॉस मैम ने मिस्टर ओल्ड सूर्यवंशी यानी आपके दादाजी से परमिशन लेकर अब कपूर मेंशन में शिफ्ट हो गई है। यहाँ गार्ड्स के साथ साथ सर्वेंट्स का इंतजाम भी हो चुका है। इस वक्त वो अपने कमरे में है। बैककोट फोन के दूसरे तरफ से आए आवाज को सुनते हुए त्रिजल के होठों पर बेहद दिलकश सी मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से अपने सर को चेयर की हेडरेस्ट से लगाते हुए आंखें बंद कर ली और इसके साथ ही कॉल कट हो गया। पूर्णविराम, बहुत जल्द ये छुपी का खेल मैं खत्म करूंगा और इसके साथ ही शुरू होगी आमने सामने की जंग, जिसकी शुरुआत भी मैं करूंगा और अंत भी। बस कुछ पलों का और इंतजार बच्ची। पूर्णविराम, उसके बाद तुम, मैं और हमारा जिस्म एक दूसरे में समाये हुए हम एक दूसरे में खो जाएंगे। हाय कितना खूबसूरत होगा वो नजारा। अब तो शायद ही मुझसे और इंतजार हो। बैककोट, भाड़ में ये गेम, भाड़ में जाए ये जंग। आज तो मेरा कुछ और ही इरादा है। तुम्हारे करीब जाने का इरादा, तुम्हें खुद में सामने का इरादा और तुम्हें पूरी गहराई से खुद में महसूस करने का इरादा। पूर्णविराम, और अब ये इरादा मुझे एक पल के लिए भी जीने नहीं देगा जब तक कि मैं इन्हें पूरा न कर लूं। आई एम कमिंग बच्ची, टू लव यू विदाउट एनी लिमिट्स, जस्ट वेट फिर मैं आई एम कमिंग। पूर्णविराम, इसी के साथ वो एक झटके में अपनी चेयर से उठा और लंबे लंबे कदम आगे बढ़ाते हुए बेहद मदहोशी से भर अपने ऑफिस से निकल अपने मंजिल की तरफ बढ़ गया। उसकी मंजिल, उसकी बच्ची। पूर्णविराम,